जी, आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स। मैं हूं आपकी होस्ट आलिया। आप सबको अपने प्रोग्राम में वेलकम करती हूं। मेरा चैनल आलिया शो ऑफिशियल पर हम कोशिश ये करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बेहतरीन मेहमानों को आपके सामने ला सकें। और वसीम अल्ताफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। फर्स्ट टाइम आप मेरे ही प्रोग्राम पर आए और मुझे बहुत खुशी हुई कि आप इतना जबरदस्त बोलते हैं। और मैंने कहा कि आपसे इंडिया के हवाले से, क्योंकि वसीम साहब एक नई डेवलपमेंट के अब एससीओ है, और एससीओ में जो फॉरेन अफेयर्स की मीटिंग है वो बिलावल भुट्टो जो है वो जा रहे हैं। अब कल के रोज मीटिंग होगी, सब कुछ तय पा गया। इसके अलावा मैं अभी देख रही थी कि वहां पे चाइना और कुछ और कंट्रीज जो हैं उनके फॉरेन मिनिस्टर्स पहुंच चुके हैं। चाइना, रशिया, पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर, ये सब के सब। वसीम साहब, इससे आप क्या समझते हैं कि हम क्या अचीव कर पाएंगे और इंडिया क्या अचीव कर पाए? देखिए, बात ये है कि ओवरऑल अगर इस पूरी मीटिंग के हवाले से हम देखें तो शायद कोई बहुत ज़्यादा ब्रेक थ्रू हमें एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए। इस हवाले से नहीं होगी कोई बड़ी ब्रेक थ्रू नहीं होगी इस वक्त, क्योंकि एक तो इंडिया और चाइना के जो ताल्लुकात हैं वो भी इस वक्त लोएस्ट एब पे हैं। और रशिया जो कि एक बड़ी एक सेंट्रल जिसकी एक पोजीशन थी इंटरनेशनल एक सीन पे, वो भी नहीं है। रशिया भी बहुत कमज़ोर हो गया है पिछले 2 डेकेड्स में, आप देखें। बल्कि वो समझें कि चाइना ने एक बड़ी एक पिवटल पोजीशन अचीव कर ली है। और चाइना के चूंकि इंडिया के साथ खासे ताल्लुकात ख़राब हैं आजकल, तो आई डोंट थिंक कि वो कुछ अचीव कर सकें। जहां तक पाकिस्तान का तल्लक है तो पाकिस्तान के भी इंडिया के साथ कुछ तल्लकात इतने ठीक नहीं जा रहे। तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया कुछ बहुत ज़्यादा अचीव कर पाएगा इससे। और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान तो मेरा ख्याल है बिल्कुल ही कुछ अचीव नहीं कर सकेगा। ऑलरेडी आप देखें कि हमारे रिलेशंस 2019 से खासे ख़राब हो चुके हैं। अभी तक ये भी पता नहीं है कि बायलैटरल मीटिंग होगी या नहीं होगी, यानी इंडियन फॉरेन मिनिस्टर और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की एक बायलैटरल मीटिंग होगी भी या नहीं होगी, अभी तक ये भी नहीं पता। तो अब गोवा में बड़ी अच्छी एक पुरफिजा जगह है, वहाँ पे सब लोग आएंगे, बिलावल भी जाएंगे, वहाँ पे साहिल समंदर है, वहाँ पे बड़ी अच्छी जगह है वो, और एंजॉय करेंगे ये लोग। लेकिन अब कोई सब्सटैंशियल इससे कोई अचीव होगा या नहीं, तो मेरे तो बड़े स्ट्रॉन्ग डाउट्स हैं इस हवाले से कि चूंकि बड़ी सर्दमेहरी है इंडिया और चाइना के तल्लकात में, और चाइना ही ने ये शुरू किया था, आपको पता है, 2001 में। और दूसरी तरफ आप देखें कि इंडिया ऑलरेडी वेस्ट की तरफ भी खासा इंक्लाइंड है। ये तो एंटा वेस्ट एक है ना, ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली। और इंडिया जो है वो तो ऑलरेडी क्वाड का एक मेंबर है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान तो आपको पता है ऑलरेडी यहाँ पे एक बड़ी वीक गवर्नमेंट है। और उस वीक गवर्नमेंट का एक जो फॉरेन मिनिस्टर है वो किस हद तक आगे जा सकता है, मेरे बड़े स्ट्रॉन्ग डाउट्स हैं। इंडिया में भी अगले सारे इलेक्शंस होने हैं, तो वहाँ पे भी बड़ा फोंक फोंक के वो कदम रखेंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई मेजर इससे अकम्पलिशमेंट होगी। अच्छा, तो वसीम साहब, क्या आप ये समझते हैं कि देखें अब होना तो ये चाहिए ना, हम जिस तरह बहुत ज्यादा बात करते हैं कि ये एक आइस ब्रेकिंग होना चाहिए इस विजिट को, लेकिन हमने शायद पहले से ही जो एक एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिया और एक ऐसी फजा बन गई पिछले कुछ महीनों में और कुछ दिनों में, कि जिसकी बिना पर अब तो यानी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा। वरना अगर फर्ज करें कि अभी भी मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है कि ये आइस मेल्टिंग एक इवेंट हो सकता है अभी तक, तो अगर हम जो है वो अपनी थोड़ी जो एटमॉस्फेयर है उसको इतना ज्यादा पोल्यूटेड ना करते, तो शायद आप समझते हैं कि हम ये कहते कि चलो एक मौका आया है तो जरा तिजारत विजारत की बात कर लेते हैं। जी बिल्कुल, देखें, एक अपॉर्चुनिटी तो मौजूद है, अपॉर्चुनिटी मौजूद है। और जो मीटिंग है, ये जो हो रहा मीटअप है एक तरह से फॉरेन मिनिस्टर्स का, इसकी साइड लाइंस पे तो डेफिनेटली हम हमारा फॉरेन मिनिस्टर इंडियन फॉरेन मिनिस्टर से मिल सकता है, और एक आइस ब्रेक हो सकती है, आगे के लिए कोई रास्ता निकल सकता है।
यानी देखें ना, इस वक्त फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है, हमारे हाई कमिश्नर्स नहीं है दोनों मुल्कों के दरमियान। ट्रेड जो है वो 2019 के बाद सस्पेंड हुई हुई है। वीज़ा रजीम इंतहाई मुश्किल है दोनों मुल्कों के लिए, अगर यहाँ से लोग जाना चाहें या वहाँ से आना चाहें उनके लिए। और उसके अलावा फिर कोई कल्चरल एक्सचेंजेस नहीं है किसी किस्म के। स्पोर्ट्स में इवन एक दूसरे के साथ तावन नहीं किया जाता। तो कम से कम इन एरियाज में तो मेरा ख्याल है पेशरफ्त की पॉसिबिलिटी हो सकती है, बशर्ते के साइड लाइंस पे दोनों फॉरेन मिनिस्टर्स मिलें और डिसाइड करें कि यार हमें ये आइस ब्रेक करनी है और कुछ आगे आगे जाना है। क्योंकि देखें हमें हमें तो ज्यादा नुकसान है ना इससे। हम तो प्याज भी नहीं मंगवा सकते वहां से। हमारे जो लोग हैं यहाँ पे, फैमिलीज जो डिवाइडेड हैं, वो वीजा नहीं मिलता उनको। उसके बाद फिर स्पोर्ट्स में आप देख लें कि वो जी आपके यहाँ वो हो रहा है जी, तो हम तो नहीं आएंगे जी, एशिया कप में हम नहीं आएंगे और हम वहाँ नहीं आएंगे और वो यहाँ नहीं आएंगे। अब मतलब ये क्या है ये यार, हम साए हैं। कम से कम इन एरियाज में तो कुछ थोड़ी पेशरफ्त की जा सकती है और होनी चाहिए। मेरा ख्याल है साइड लाइंस पे बात होनी चाहिए दोनों फॉरेन मिनिस्टर्स की। और इन एरियाज में जो कि बिल्कुल हमारे तल्लकात एक फ्रीज हुए हैं 2019 से, उसमें कोई पेशरफ्त जो है वो हो सकती है और होनी चाहिए। जी आलिया। हमने देखा कि बल्कि इंडियन मीडिया पे मैंने देखा कि हमारे जो एक डिप्लोमेट, फॉर्मर डिप्लोमेट इंडिया, उनकी बड़ी एक वीडियोस चल रही है और इंटरव्यू चल रहा है कि जिसमें जो है वो कहा जा रहा है कि देखो ये कह रहे हैं कि ये ठीक है, बिल्कुल सही है वहां पर हमला करना इस तरीके से। तो इससे तो मैंने कहा अच्छा क्या मतलब ये तो एक्सेप्ट करने वाली बात है, लेकिन क्या आप इसको कैसे देखते हैं कि ये वाली जो कुछ डेवलपमेंट्स होती हैं और इसके ऊपर जो ये इस तरह की बातचीत चलती है? देखें जी, ये तो असल में ब्यूरोक्रेट्स होते हैं ये, इन्होंने नौकरियां करनी होती हैं, इन्होंने अच्छी पोस्टिंग्स लेनी होती हैं। तो ये तो फिर वही लाइन टो करेंगे ना जो एंटी इंडिया होगी, क्योंकि उससे फिर इनको सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि ये बड़े मुहब्बे वतन है। तो ये लोग तो ऐसे करते हैं। इससे आप ये बिल्कुल एक नॉर्मल है। अभी थोड़ी देर पहले मैं एक वो और इसी तरह का एक, तो उसमें कोई 2 4 6 एम्बेसडर्स आते हैं और वो इसी किस्म की बातें करते हैं। तो मैंने कहा चले मैं देखता हूं कि ये क्या कह रहे हैं एससीओ समिट के हवाले से। तो वो एससीओ की बात नहीं हो रही थी, वो मुसलसल इंडिया बैशिंग कर रहे थे वहां बैठ के। इंडिया ये है, इंडिया वो है, इंडिया ने ये कहा, इंडिया ने वो किया, इंडिया ने ऐसे किया वैसे की। तो वो यही बातें कर रहे थे। तो ये सारा जो पूरा एक लॉट है ना, ये सारे एक जैसे हैं। ये इसी किस्म की बातें करेंगे, ये वही बातें करेंगे जो ये 35 साल तक, 40 साल तक जो फॉरेन अफेयर्स में रहे, 35 36 साल 37 साल जो उन्होंने नौकरी की, उसमें जो फाइलों पे जो कुछ लिखते रहे, वही फिर ये वो सच था या झूठ था, ये फिर हर चीज को सच समझने लगते हैं, ये झूठ को भी सच समझने लगते हैं। और ये फिर वो जो फाइलों में लिखते रहे हैं 35 साल तक, ये फिर समझते हैं कि बस यही यही हकीकत है, यही यही दुनिया है सारी। तो आप इसको सीरियसली ना लें। भाई अब्दुल बासत साहब को तो वैसे भी मेरे सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। और ये तो सारे लेकिन सब हम तो उनको भी बड़ी हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। रिटायर्ड नहीं, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं वो। अब आप देख लें, वो एक शमशाद खान साहब हैं, वो फॉरेन सेक्रेटरी रहे हैं, वो आगा हिलाली हैं, वो कराची में होते हैं। अब ये कि कुछ इनकी बातें आप सुनेंगे तो आपको हंसी आएगी, यार क्या बातें कर रहे हैं ये फॉरेन मिनिस्टर्स, फॉरेन सेक्रेटरीज रहे हैं, ये फॉरेन सेक्रेटरीज रहे हैं, हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है हमारे फॉरेन ऑफिस में। लेकिन आप इनकी बातें देखें तो वो जो आप, आई एम सॉरी टू से, मुझे ये कहना पड़ रहा है कि आप किसी थड़े पे चले जाए ना यहाँ पे, तो वहां पे भी शायद उनकी बात में कोई लॉजिक हो, कोई सेंस हो। लेकिन ये जो बातें कर रही होती है ना, इसमें कोई लॉजिक, कोई रैशनैलिटी नहीं होती, आई एम सॉरी टू से। तो वो सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। अब्दुल बासित या शमशाद या वो आगा इलाली, दे आर नोबडी। वो कुछ नहीं, वो वैसे ही, सवाए वो अब अपना कैथारसिस करने के और कुछ नहीं कर रहे। जी बिल्कुल नाराज हो जाएंगे वो लोग। भाई हम तो ये ठीक है, हो जाए हमें कोई फर्क
नहीं पड़ता। नहीं, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि बस ये होना चाहिए कि भाई ठीक है, उनकी अपना वो जिस तरीके से सोचते हैं, जो भी आपने कहा, लेकिन उसमें ये है कि इस वक्त खास तौर पे जब आपने एक मीटिंग जाने का फैसला कर ही लिया, तो उस वक्त ये होना चाहिए कि हम इसको पॉजिटिव उसमें आगे बढ़ाएं, बजाय इसके कि हम वो करें। मैं तो ये समझती हूँ। बिल्कुल। अच्छा, मैं इसमें हम ये भी देख रहे हैं कि वसीम साहब, आपने जो भी चाइना के हवाले से बात की, देखिए सर्द मुहरी चाइना और इंडिया के दरमियान में है, लेकिन जितनी पाकिस्तान और इंडिया के बीच में उतनी हमें नजर नहीं आती, हालांकि उनका ज्यादा बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। इसके बावजूद हम ये देख रहे हैं, जो कि पब्लिश हो रहा है, कि चाइनीज मिनिस्टर जो हैं वो 1 मंथ और 2 मंथ्स में सेकेंड टाइम इंडिया जा रहे हैं, उनकी मुलाकात हो रही है। तो मुझे लगता है कि उनके इंटरेक्शन हमसे कहीं ज्यादा है। तो वो सर, उनकी भी तो समझदार, पॉलिसी भी है ना, हमारी भी पॉलिसी है, तो क्यों, ऐसा क्यों? देखिए उनका तो हमसे ज्यादा बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। वो समझदार लोग हैं। उन्होंने अपने बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स के बावजूद उन्होंने अपनी ट्रेड को अफेक्ट नहीं होने दिया। उन्होंने इन इश्यूज को आ, आ, जो भी थे आउटस्टैंडिंग इश्यूज तो हैं उनके, डेफिनेटली हैं, और इसके बावजूद ही वो कौमें ये समझती हैं कि इस वक्त मिसाल के तौर टेररिज्म एक इशू है, एक्सट्रीमिज्म एक इशू है, सेपरेटिज्म एक इशू है, ये मेन एरियाज हैं जिन पे ये फोकस करते हैं। उसके बाद फिर आप ट्रेड जो है, डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, और ये सारे अब जारी सारी हैं चाइना और इंडिया के दरमियान। बॉर्डर स्कर्मिशेस होती रही हैं, बहुत उन्होंने उसको एक कह लें कि बहुत सोच समझ के उन्होंने हैंडल किया है डिप्लोमेटिकली इन इश्यूज को। कोई उसको एस्केलेट नहीं होने दिया, उस जंग को जो भी हुई वहां पे स्कर्मिशेस हुए, एस्केलेट नहीं होने दिया उन्होंने। तो वो तो खैर बहरहाल बड़ी कंट्रीज हैं, बहुत बड़ी इकोनॉमीज हैं इस वक्त। देखें ना, अमेरिका के बाद चाइना की इकोनॉमी है, ठीक है, और 5वें नंबर पे इंडिया की इकोनॉमी है दुनिया में। लेकिन हम लोग तो $1 अरब के लिए इस वक्त मिन्नतें कर रहे हैं ना। तो हमें तो ज्यादा नुकसान है, हमें तो ज्यादा नुकसान है कि हम अगर किसी भी मुल्क के साथ खराब तल्लकात रखेंगे, खसूसन जो हमारे हमसाया ममालिक हैं उनके साथ, तो हमें तो बहुत ज्यादा नुकसान है उसका। तो मेरे ख्याल में ये चाइना और इंडिया ये समझते हैं कि भाई हमें ठीक है, वो अपनी जगह पे, यानी इवन आप देख लें कि जब वियतनाम वॉर हो रही थी और बॉम्बार्डमेंट हो रही थी नॉर्थ वियतनाम पे और साउथ वियतनाम के वो एरियाज जहां पे के वो वीटकॉन्ग थे वहां पे, इसके बावजूद भी पेरिस में टॉक्स चल रही थी, पेरिस में टॉक्स चल रही थी, यानी पीस टॉक्स चल रही थी। तो दुनिया में यानी जंगें भी हो रही होती हैं, लेकिन पीस टॉक्स भी हो रही होती हैं। यानी आपके साथ आपके बॉर्डर इश्यूज भी होती हैं, लेकिन ट्रेड भी हो रही होती है। आपके और भी वाटर डिस्प्यूट्स होते हैं, आपके लैंड डिस्प्यूट्स होते हैं, पता नहीं क्या क्या कुछ होता है, लेकिन आप अपनी इकोनॉमी को आप बचा के रखते हैं इन चीजों से, और इकोनॉमी चलती रहती है, ट्रेड चलता रहता है, कॉमर्स चलती रहती है, डिप्लोमेटिक रिलेशंस रहते हैं। हमने हर चीज को डिग्रेड कर दिया है। तो मेरा ख्याल है हमारे फायदे में यही है कि हम इस वक्त ये एक मौका है बहरहाल, यानी इट इज एन अपॉर्चुनिटी कि आप देखें 14 साल के बाद ये एक हमारा हाई लेवल का एक जो गवर्नमेंट एक रिप्रेजेंटेटिव है वो इंडिया गया है। 14 साल हो गए हैं, देखना 14 साल के बाद आप जा रहे हैं वहाँ पे। और 2015 में नवाज शरीफ की और प्राइम मिनिस्टर मोदी की एक मुलाकात हुई थी, और 2014 में नवाज शरीफ गए थे वहाँ पे इंडिया जब इनॉग्रल सेरेमनी थी। और फिर उसके बाद यानी अब आप देख लें कि अब ये बिलावल जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहिए, अवेल करना चाहिए इसको, और एक बायलैटरल टॉक्स होनी चाहिए साइड लाइन्स पे, और कम से कम ये चंद एक जो इश्यूज है ना ये तो हल कर लें कम से कम, यानी कम से कम। बल्कि वसीम साहब, जो लास्ट मेरा ख्याल है कि फॉरेन मिनिस्टर या फॉरेन स्पोक्स पर्सन जो वहां पर गए थे वो सरताज अजीज थे। अब देखिए, सरताज अजीज को उनको वो गए हुए भी इस दुनिया से कितना अरसा हो, तो उसके बाद जो है अब ये हो रही है हमारी इंटरेक्शन। तो इसमें जो
جو آپ نے ایک بات کہی کہ دیکھیے ہمارے تو ایک ارب ڈالر جو ہے ہمیں تو وہ بھی نہیں مل رہا، اور یہ سب تو اس میں یہ والی بات کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ انڈیا کی تو بہت زبردست لابنگ ہے باہر، اور کہ جی اس طرف سے جو ہے وہ جب دباؤ ڈالا جاتا ہے اور جو ہمیں نہیں مل رہے، تو اس میں وہاں پہ لابنگ، کیونکہ ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو نہ دو پیسہ یا ان کو وہ نہ دو، تو اگر ہمیں نقصان ٹریڈ نہ کرنے میں ہے، تعلقات اچھے بنانے میں نہیں ہے، یا تعلقات جان بوجھ کے خراب کرنے میں ہے، تو اس سے پھر ہمیں یہ والے نقصان بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ جس کی لابنگ ہوگی وہ تو یہ کرے گا اگر آپ اس کو دشمن کہہ رہے ہیں، ایسے ہی. ڈیفینیٹلی ڈیفینیٹلی. یعنی اگر آپ کی اپروچ ہی یہ ہے کہ آپ نے ایک ایک کہہ لیں کہ پیس کی طرف آپ جا رہے ہیں اور آپ اس کو سیبوٹاج اگر کر رہے ہیں کسی بھی طرح، کوئی بھی آپ ایسا بیان دے رہے ہیں، کوئی بھی ایسی پالیسی آپ اختیار کر رہے ہیں جس سے کہ وہ جو پیس پروسیس ہے وہ افیکٹ ہو رہا ہے، تو آپ تو پھر نقصان پہنچا رہے ہیں نا. آپ تو پورے خطے کے لیے آپ ایک مسائل پیدا کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ بہتر یہی ہے کہ ہم تھوڑا سا ریشنلی دیکھیں چیزوں کو، اور جو بھی اس وقت ایشوز ہیں، آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز ہیں، خصوصاً جو ہمارے فل ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں، وہ اس وقت بحال کرنے ضروری ہیں. اس پہ بات ہونی چاہیے. اس کے علاوہ پھر ٹریڈ اینڈ کامرس پہ بات ہونی چاہیے، اور پھر ویزا رجیم پہ بات ہونی چاہیے، اور پھر کلچرل اور سپورٹس کے ایکسچینجز جو ہیں ان پہ بات ہونی چاہیے. یہ کم سے کم ایشوز تو ریزالو کیے جا سکتے ہیں نا بلاول، اگر وہاں پہ جا رہے ہیں. باقی پھر یعنی کانفیڈنس بلڈنگ میجرز بہت ضروری ہیں، اور یہ بہرحال میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک اچیومنٹ ہے کہ بلاول جا رہے ہیں وہاں پہ. اس سے پہلے 28 کو ڈیفنس منسٹرز وہاں پہ گئے تھے، لیکن ہماری طرف سے وہ خواجہ آصف کو جانا چاہیے تھا، وہ نہیں گئے. اور پھر یہ کہا گیا جی کہ وہ ورچولی ایڈریس کریں گے یا ورچولی پارٹیسپیٹ کریں گے، تو پھر وہ بھی نہیں ہوا. بلکہ وہ جو اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا پی ایم آن ڈیفنس ہیں احمد خان صاحب، انہوں نے ورچولی وہ پارٹیسپیٹ کیا اس میٹنگ کے. مجھے تو لگتا ہے وسیم صاحب ڈر کے مارے انہوں نے نہیں کیا، کہا جا سکتا صرف پالش بھی ضروری ہوتی ہے. یہ بھی ہو، بالکل ہو سکتا ہے جی، بالکل ہو سکتا ہے. خواجہ آصف ہونا چاہیے تھا ان کو، وہ آتے، وہ نہیں اس اچھا، میں. یہ جو آپ نے ساری باتیں کی نا، اس میں ایک اور یہ جو بات ہوئی ہے بھی کہ جی وہ ظاہر ہے کہ نقصان تو جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ہم غریب ملک ہے، چھوٹا ملک ہے، تو جو ماشاء اللہ سے ہماری جو پالیسیز رہی ہیں وہ بھی ہمارے سونے پر سہاگا اپنے اوپر ہی ہم چلانے کے عادی ہیں. تو اس میں کیا یہ ہے کہ انڈیا کی طرف سے آئی ایم ایف پہ یا جو وہ پاورفل کنٹریز ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ دباؤ ڈالا جا سکتا ہے یا ڈالا جاتا ہے ہماری یہ ساری چیزیں روکنے کے لیے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ کوئی کلیئر کٹ سالڈ ایویڈنس تو کسی کے پاس نہیں ہے کہ کوئی دباؤ ڈالا جا رہا ہے یا نہیں، لیکن کچھ انڈیکیشنز یا کچھ انڈیکیٹرز ایسے مل جائیں گے آپ کو کہ جہاں آپ کو لگے گا کہ کوئی ایک ادارہ جو ہے، یعنی ظاہر ہے اب آئی ایم ایف میں سب سے زیادہ ووٹس تو امریکہ کے ہیں نا، تو امریکہ اس کو انفلوئنس کر سکتا ہے. اور بھی کنٹریز ہیں جو آئی ایم ایف کو انفلوئنس کر سکتی ہیں، جن کے ووٹس ہیں وہاں پہ، یعنی جتنے زیادہ ووٹس ہوں گے اتنی آپ کی سے ہوگی پالیسی میکنگ میں. تو امریکہ تو بڑا امپورٹنٹ رول ہے اس کا. باقی انڈیا کا جہاں تک تعلق ہے کہ انڈیا ہے، تو میرے خیال میں اب یعنی کچھ کہنا تو بڑا مشکل ہے اس حوالے سے، لیکن پاسبلٹی تو یہ بھی موجود ہے کہ وہ انہوں نے رکوائی ہوئی ہو، کیونکہ ظاہر ہے ابھی تک یہاں پہ سیدھی بات تو یہ ہے کہ کوئی ایسی گورنمنٹ ہی نہیں ہے جس سے کہ کوئی فورن گورنمنٹ آ کے کوئی بات کر سکے. یعنی یہاں تو ہر چیز ابھی ویگ ہے، ہر چیز ایک دھند میں لپٹی ہوئی ہے، کوئی بھی چیز واضح نہیں ہے ابھی. تو یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ آئی ایم ایف ابھی دیکھ رہا ہے کہ تھوڑی سٹیبلٹی آ جائے تو پھر ہم ان کو ریلیز کریں 1.1 بلین ڈالرز. تو جب تک ملک کے اندر سٹیبلٹی نہیں ہوگی وہاں پہ پھر ہر کوئی محتاط ہو جائے گا. تو میرا خیال ہے وہ خاصا محتاط انداز میں پاکستان کو اس وقت دیکھ رہے ہیں، کیونکہ اس وقت واقعی سچویشن بہت پریکیریس ہے، خاص طور پہ اکانومی جو ہے، اور پھر ہمارے ملک کے اندر ایک بڑی غیر یقینی کیفیت ہے اس وقت. جی عالیہ.
जी वसीम अल्ताफ साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और आपने बड़े अच्छे तरीके से ये जो भी इस वक्त चल रहा है उसके तज्जिया पेश किया। देखते हैं कि अब क्या होता है आगे, कल क्या होता है, फिर जो मीटिंग्स में होगा, जो भी हमें इसका पता चलता है, डेवलपमेंट्स होती है, फिर यकीनन हम दोबारा भी बात करेंगे। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू वेरी मच। ओके।